अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 11 कार्बोऑक्सिलिक कंपाउंड्स। ये हमारा क्लास 10 केमिस्ट्री का 11वां वन शॉट लेक्चर है। अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ा कोई मसला नहीं, ये वन शॉट लेक्चर हम यूट्यूब पे इसलिए डाल रहे हैं ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें और आप भी है ना टॉप मार सकें। पूरे साल नहीं पढ़ा कोई मसला नहीं, 2 महीने बहुत होते हैं, बस आपने ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सुनना है। आपके एग्जाम की तैयारी हो रही है तो आपने अब बस मेहनत करनी है 2 महीने और आप भी है ना टॉप मार सकते हैं अपने एग्जाम्स में। साथ में आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए हमने कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, यहाँ पे हमने नोट्स डाले हैं आप लोग के लिए फ्री के। आप इसको जाके खोलेंगे तो आपके पास गूगल ड्राइव की लिंक खुलेगी, उसमें नोट्स पड़े हुए हैं तमाम के तमाम सारे टॉपिक्स के, सब्जेक्ट्स के। और ये कोई एमी नोट्स नहीं है, ये हमारे बैच के जो 300 बच्चे हैं जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स आए थे उनके नोट्स हैं, हमने कंपाइल करके डाले हुए हैं ताकि आप भी है ना एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ये 2025 के हमारे बैच के टॉपर बच्चों के नोट्स हैं, तो वो नोट्स जाके आप खोल लें और साथ में आप हमारी बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप भी उन बच्चों की तरह आप 90% मार्क्स ला सकें। हम A to Z आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर और साथ में 3 गेस्ट पेपर्स भी देते हैं विद स्पेशल एग्जाम राइटिंग सेशंस। इसलिए तो हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% मार्क्स आते हैं। हमारे पास पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे पड़ी हुई है। तो बैच ज्वाइन करने के लिए आपको 800 रुपये सिर्फ एक सब्जेक्ट के, और अगर आप सारे सब्जेक्ट्स लेते हैं 7 के 7 सब्जेक्ट्स तो उसके 3000 रुपये। 2 महीने में हम आपको जीरो से हीरो बनाएंगे ताकि आप भी 90% मार्क्स ला सके सारे सब्जेक्ट्स में। बैच अगर आपको ज्वाइन करनी है इस नंबर पे आप मैसेज कर लें हमें, और ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है, आप हमें मैसेज कर लें, हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी रिविजन बैच में। तो अब हम शुरू करते हैं यूनिट 11 कार्बोऑक्सिलिक कंपाउंड्स, चैप्टर 11 क्लास 10 केमिस्ट्री का। हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे और आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये आपके पास प्रेजेंट है और यहाँ साइड पे आपके पास एक कार्बन, कोई भी कार्बन चेन यानी आर ग्रुप को हम मोस्टली रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ आकर आपके साथ अटैच हो सकता है और इस कंपाउंड को, इस ग्रुप को हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं और कंपाउंड को हम कार्बोक्सिलिक कंपाउंड कहते हैं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है आप में, वो आपके कार्बोनाइल कंपाउंड। लेट मी एक्सप्लेन फ्रॉम द बोर्ड, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड प्लीज। अब बेसिकली मैं आपको बताना चाह रही थी कि सबसे पहले आपके पास ये कंपाउंड है। जैसे कि आपको पता है कि चाहे कोई भी फंक्शनल ग्रुप, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाए। अब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस ग्रुप ऑफ कंपाउंड को हम कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं। इस ग्रुप ऑफ कंपाउंड को हम कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं। इसको हम 3 तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। ये कार्बोनाइल कार्बन है लेकिन एक साइड पर हाइड्रोजन फिक्स्ड आएगी और दूसरी साइड पर कोई भी आर ग्रुप यानी कोई भी चेन आकर अटैच हो जाएगी। इस कंपाउंड को हम एल्डिहाइड बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एल्डिहाइड। लेट्स से इसी कार्बोनाइल कार्बन के दोनों साइड पर ही आपको कार्बन चेन मिलेगी, यानी दोनों साइड पर ही आपको कोई ना कोई कार्बन प्रेजेंट होता मिलेगा, तो उसे हम कीटोन कहते हैं। और इसी कार्बोनाइल कार्बन के एक साइड पे अगर आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा और सिर्फ एक साइड पे अगर आपको कार्बन चेन मिलेगी तो उसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। उसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। ये 3 तरह से हम इसमें कार्बन आपकी कार्बोनाइल का कार्बन आपके पास एक, जो कार्बोनाइल कार्बन है वो आपके पास एक ही है, उसको 3 तरह से हमने जो है वो डेवलप किया। बिल्कुल इसी तरह आपको बिल्कुल इंट्रोडक्शन में यही बात बताई गई है, ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड कार्बोनाइल कंपाउंड। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो हमारे पास कार्बोनाइल। और वो कौन कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड है? एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। बहुत सारे कंपाउंड प्रेजेंट हैं जिनमें आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, सच एज एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोनाइल कंपाउंड इन विच कार्बोनाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ऐसे कंपाउंड जिनमें एक तो आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है और उसके साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आकर अटैच हो, यानी 2 ग्रुप्स आपके पास आकर अटैच होते हैं, तो वो हमारे पास कहलाता है कार्बोक्सिल।
ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं, लेट्स से इसी को ही हम ड्रॉ करते हैं। ये आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसी को लेट्स से कि एक साइड पर आपके पास हाइड्रोजन आ गया, यानी आर ग्रुप की। अब आपने बाकी तो आपका सेम है, सिंपल आपने आर को ही चेंज कर दिया। पहली कंडीशन में मैंने अपने आर के साथ एच लगा दिया। लेट्स से कि मैंने एक कार्बन अटैच कर दिया जिसके साथ 3 थे, जो कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी थी। तो ये आपके पास एथेनोइक आ गया, ये आपका मैथेनोइक एसिड आ गया। ये सारे के सारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कंपाउंड्स। यहाँ पे CH3 आ गया, देन यू हैव CH2, देन यू हैव C डबल बॉन्ड O, देन यू हैव OH। तो ये सारे के सारे ये 3 लीस्ट पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास। एक हाइड्रोजन ग्रुप, दूसरा मीथेन ग्रुप और तीसरा एक कार्बन के साथ 2 कार्बन। इस तरह से चेन आपकी बढ़ती जाएगी। मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड, ये जो नीचे उन्होंने नाम दिए हुए हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इनमें फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड है। ये सारे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नाम दिए गए हैं। और ये बेसिकली क्या है आपके पास, ये आपके पास कॉमन नेम्स है। So the name shown in the square bracket are the common names of this compound। ऐसे नेम जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट में शो होते हैं वो कॉमन नेम है। आपको पता है 2 तरह के नेम्स होते हैं, जो हम इलाकाई ज़बान में बोलते हैं और दूसरा जो उसके साइंटिफिक नेम। क्योंकि अगर आप हर इलाके के लिहाज से कंपाउंड के नेम को डिफरेंट तरह से लिया, कैसे अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो फॉर्मिक एसिड, फॉर्म का मतलब आर्ट होता है ग्रीक लैंग्वेज में। तो आर्ट से हमें ये एसिड मिला था, तो इस वजह से इसका नाम भी फॉर्मिक एसिड आ गया, हालांकि इसकी कोई वैल्यूएशन नहीं। तो हर कंपाउंड के 2 नेम होंगे, एक उसका जो कॉमन नेम होगा जो हम ट्रिवियल नेम उसको कहते हैं, दूसरा वो नेम हो जिसकी जो साइंटिफिक बेस पर होगा, जिसके पीछे कॉमन नेम है, उसके साथ कोई लॉजिक नहीं हो। नेम शो इन स्क्वायर ब्रैकेट आर द कॉमन नेम। वो नेम जो स्क्वायर ब्रैकेट में शो हो रहे हैं कॉमन नेम्स बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है इन देयर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, उन्हें हम कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो मैंने सारे आपको बताए हैं, इनमें मैंने कार्बोक्सिलिक कंपाउंड के साथ एक लीनियर स्ट्रक्चर अटैच, बट यहाँ पर आपके साथ एक रिंग स्ट्रक्चर भी अटैच हो सकता है कि आपके पास ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और उसके साथ मैं कोई भी रिंग स्ट्रक्चर अटैच कर दूं, यानी यहाँ पर मैं लेट्स से ये स्ट्रक्चर अटैच कर, तो ये अब आपके पास क्या होगा, ये आपका, इसको स्ट्रेट चेन वाले को एलिफैटिक बोलते हैं और रिंग स्ट्रक्चर वाले को हम एरोमेटिक। 2 मेजर कैटेगरीज हम पढ़ते हैं। बॉन्ड एक ही बॉन्ड है आपके पास, वहां पे ही कुछ ना कुछ आकर अटैच होगा तो डेवलपमेंट होगी। अगर तो वहां पे कुछ स्ट्रेट चेन कंपाउंड आकर अटैच हो रहा है, ऐसी चीजें आकर अटैच हो रही हैं जो कि स्ट्रेट चेन में आएंगी, तो वो आपके पास एलिफैटिक कहलाएगा। अगर वहां पे आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड आकर अटैच हो जाए जो कि रिंग फॉर्म में हो, तो उसको हम एरोमेटिक बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन अ कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक are those groups which have a carboxylic group attached to an open carbon chain। ऐसे कंपाउंड जिनमें आपके पास जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो किसी ओपन चेन के साथ कनेक्टेड है, तो हम उसको कहेंगे कि ये एलिफैटिक ग्रुप। जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दे हैव द कार्बोक्सिलिक ग्रुप व्हिच इज फिनाइल और एन एलाइड ग्रुप। उनमें ऐसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हैं जो मुफीद आगे फिनाइल या एलाइन। इन दोनों का क्या मतलब है कि रिंग स्ट्रक्चर्स वाले मॉलिक्यूल के साथ प्रेजेंट। उनके जनरल फार्मूला में वो आर लिखा हुआ है। आर का भी यही मतलब है कि उनमें आपके पास या तो एलिफैटिक है यानी एल्काइल है, एल्काइल का मतलब कि स्ट्रेट चेन, और एलाइड का मतलब रिंग चेन स्ट्रक्चर। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो हम क्या करवाएंगे, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो वो पहले तो आपका एल्डिहाइड बनाएगा और एल्डिहाइड के पाथवे से वहां पर हम उसकी अगेन ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक हो गया। वो जो पहले ऑक्सीडेशन वो आपकी करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे, कि कोई एजेंट यूज करेंगे जो ऑक्सीडाइजिंग करता है। एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7, या आपके पास KMnO4 आता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड की प्रेजेंस में वो आपके पास आ जाता है। ये एजेंट हम लेंगे
ये एजेंट हेल्प करेगा हमारी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाने के लिए। बाकी सारा आपका वही होगा जो मैं आपको बता के रहा था। क्या आपका कोई अल्कोहल है, फॉर एग्जाम्पल हम 2 कार्बन वाला अल्कोहल, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि हमारे पास ना TH2OH है अल्कोहल, इसकी मैं करा रही हूँ ऑक्सीडेशन और मैंने क्या किया ऑक्सीडाइज एजेंट लिया और K2Cr किसी भी एसिड की प्रेजेंस में तो मैंने छोड़ दिया। पहले तो मेरे पास क्या था एल्डिहाइड, कार्बन नंबर सेम रहेंगे, 2 कार्बन था तो एक कार्बन एल्डिहाइड वाले पे चली जाएगी और एक कार्बन साइड उस एल्डिहाइड की फिर मैं ऑक्सीडेशन करवाऊंगी। 2 स्टेप रिएक्शन आपके पास था और वो जो एल्डिहाइड का गुड था वो अब आपके पास ऑक्सीडाइज करवाएगा और सेम कंडीशन K2Cr2O7 एसिड के प्रेजेंस तो वो आपके पास बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा जो आपको बनाना था वो मिल जाएगा। एक ये मेथड है, एक वो आपको सिंपल सा वो कह रहे हैं कि एक तो ये हमने केमिकल्स लिया उसके मदद से हेल्प किया, दूसरा वो क्या कहते हैं वो बैक्टीरिया ले रहे हैं, बैक्टीरिया के अंदर एंजाइम होंगे, वो एंजाइम्स आपको हेल्प करेंगे क्योंकि रिएक्शन है, बाकी रिएक्शन आपका यही होगा। तो हमारे पास क्या था कि एथेनॉल कन्वर्ट हो रहा है एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। कब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे आप और वो एसिडिक मीडियम में होगा। ये क्या है, ये आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपका अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज आ सकते हैं जिसमें वो पूछते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताएं, तो आपने बताना है पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। दिस इज द फास्ट प्रोसेस बट रिक्वायर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है और बहुत ही फास्ट प्रोसेस। ये आपके पास जनरल बताया है, फिर उन्होंने एथेनॉल को कन्वर्ट के बताया है। द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोवाइड्स द नेसेंट ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो आपको नेसेंट ऑक्सीजन देता है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो नेसेंट को ऑक्सीजन देंगे कि आपकी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो सके। पहले स्टेप में 2 हाइड्रोजन एटम्स रिमूव होंगे, एथेनॉल से एथेनॉल बनेगा मतलब एल्डिहाइड बनेगा, तो आपके पास वाटर बनेगा। सेकेंड स्टेप में आपका जो एथेनॉल है वो ऑक्सीडाइज होगा और एथेनॉइक एसिड जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वही ऑक्सीडेशन ही हो रही है लेकिन अब बैक्टीरिया की प्रेजेंस में होगी। आपको पता है ये जो हम एथेनॉल यूज करते हैं, ये जो हम एथेनॉइक एसिड यूज करते हैं स्पेसिफिक से सारे नहीं, ये जो सिंपल एथेनॉइक एसिड है ये विनीगर है, सिरका है आपके पास। जो हम घरों में विनीगर सिरका यूज करते हैं तो ये एथेनॉइक एसिड ही है, बहुत ज्यादा नहीं, बल्कि अगर आपके घर में बोतल है तो पे जाके देखिएगा उसके ऊपर लिखा होगा 3 to 4% या 1 to 2% तक एथेनॉइक एसिड उसके अंदर होता है। तो बाकी सारा पानी होता है, बस 1 to 2% उसका एथेनॉइक एसिड। अभी भी वो यही बात करें कि एथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू विनीगर। हम एथेनॉल से विनीगर बनाएंगे यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो। हम वही रिएक्शन दे रहे हैं लेकिन हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से कर रहे हैं, उसका नाम है एसिटोबैक्टर इन द एरोबिक एनवायरनमेंट। द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय द एसिटोबैक्टीरिया। और जो बैक्टीरिया होगा वो एंजाइम प्रोड्यूस करेगा और फिर आपके रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होगा, रिएक्शन आपका सिंपल होगा। The fermentation is complete with the ethanol is fully converted to acetic acid। जब आपका एथेनॉल अपने एसिटिक एसिड में फुली कन्वर्ट हो जाए तो हम कहते हैं कि हमारी फर्मेंटेशन, तो इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है आपका, ये अगर आपको पेपर में आ भी गया था तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, ये फर्मेंटेशन क्या होता है। ये जो बैक्टीरियल का प्रोसेस है, खमीर लगना जिसे हम उर्दू में बोलते हैं, वो फर्मेंटेशन है और हम इसको टाइट्रेशन के थ्रू मेजर कर लेते हैं कि कितने एसिटिक एसिड बना है। टिपिकल विनीगर कंटेन 4 to 8% एसिटिक, जो आपका सिंपल विनीगर है उसमें 4 to 8% एसिटिक एसिड है। ये रिएक्शन बहुत स्लो होता है लेकिन इन्वायरमेंट है, जबकि जो ये रिएक्शन है इसमें केमिकल्स वगैरह होते हैं लेकिन ये फास्ट होगा। ये ऑक्सीडेशन आपकी बहुत फास्ट होगी, क्यों? क्योंकि आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हो। ये रिएक्शन आपके बहुत स्लो होगा क्योंकि हम बैक्टीरिया को यूज कर रहे हैं लेकिन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होगा। ये हमने वो रिएक्शन देखे जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास बन रहा था। ये हमने वो रिएक्शन देखे जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास बन रहा था। आज हम बात करेंगे उनके रिएक्शंस के बारे में।
कि डिफरेंस आपने क्लियर रखने हैं कि आपसे अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्या वो उसके प्रिपरेशन के बारे में है या उसके रिएक्शंस के बारे में है। तो आज हम बात करेंगे द रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में। अब अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर को देखें अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये आपका स्ट्रक्चर है हमारा एक बहुत ही जनरल स्ट्रक्चर जो है कि कोई भी आर ग्रुप अल्काइल ग्रुप अटैच है और साथ में कार्बोनाइल कार्बन है और उसके एक साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच। अब चूंकि ये कंपाउंड बहुत ही बड़ा है तो हमारे पास इसके रिएक्शन भी कई वैरायटी के होते हैं। फॉर एग्जांपल 3 तरह से रिएक्शन प्रोसीड होते हैं हमारे इधर रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर हम देखें तो हमारे पास 3 तरह के रिएक्शंस होते हैं। पहली तरह के रिएक्शन जिनमें ये हाइड्रोक्सिल बॉन्ड यानी OH हाइड्रोक्सिल बॉन्ड आपस में टूटता है। सो द रिएक्शंस oxygen to hydrogen bond is being broken। ऐसा रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड इन जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वो आपस में टूटेंगे। सेकंड जो रिएक्शन आपके पास आता है उसमें ये वाला जो हाइड्रोक्सिल बॉन्ड है ये अलग हो जाता है यानी कार्बोनाइल कार्बन और उसके साथ जो ऑक्सीजन अटैच है, जो कार्बोनाइल कार्बन और उसके साथ जो ऑक्सीजन अटैच है वो आपस में टूटती है। अगर मैं यहाँ पे इसके 2 पार्ट्स बनाऊं तो आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा कि अगर जब ये मॉलिक्यूल टूटेगा तो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि यही बहुत टूटे ना 2 हिस्से हो रहे हैं और इस तरह से हिस्से हो रहे हैं। अब अगर मैं दोबारा दूसरी बात करती हूँ तो द कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड इज बीइंग ब्रोकन। कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो आपका टूट रहा है। किस तरह से टूटेगा कि ये वाला जब बॉन्ड टूटेगा तो ये कंपाउंड इस तरह से सेपरेट हो जाएगा, ये कंपाउंड इस तरह से सेपरेट हो जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह से सेपरेट हो जाएगा, यानी 2 इस तरह के आपके पास हिस्से बन जाएंगे। जो तीसरा है आपके जो तीसरी टाइप है उसमें ये जो कार्बोनाइल कार्बन की ऑक्सीजन है ये इन्वॉल्व होती है कि कार्बोनाइल कार्बन ही वैनिश हो जाता है। वैनिश का मतलब है खत्म हो जाता है, कोई ऐसी चीज बनेगी जिसमें ये कार्बोनाइल कार्बन नहीं होगी। कार्बोनाइल कार्बन का मतलब कि ऐसे कार्बन जो डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो ऑक्सीजन के साथ। तो हमारे पास क्या होगा थर्ड टाइप में, द कार्बोनाइल कार्बन इज बीइंग ब्रोकन। तो हमारे पास आएगा द कार्बोनाइल कार्बन इज बीइंग ब्रोकन, कि हमारी जो कार्बोनाइल कार्बन है वो टूट जाएगी और कोई स्ट्रेट चेन कंपाउंड किसी भी तरह का आपके पास बन जाएगा कि कार्बोनाइल कार्बन यानी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं रहेगी। आई रिपीट कि हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन की, ऐसे रिएक्शन जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व है जो कि एज एन रिएक्टेंट काम कर रहा होगा। तो अब चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का एक बड़ा मॉलिक्यूल है उसमें कई तरह के बॉन्ड प्रेजेंट है तो कई तरह के रिएक्शन वो प्रोसीड करता है। पहला रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। ऐसा रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड आपका ब्रेक करेगा, 2 हिस्से बनेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के, यानी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, दूसरा दूसरे कंपाउंड बनेगा। दूसरी तरह का रिएक्शन जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेपरेट होगा और कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड बन जाएगा। तीसरी तरह जिसमें कार्बोनाइल कार्बन पूरे जो कार्बोनाइल कार्बन है यानी कार्बन तो थर्ड में कार्बन तो ऑक्सीजन बॉन्ड है वो आपका ब्रेक कर जाएगा। ये 3 तरह के बॉन्ड बनेंगे। अब इनमें क्या क्या प्रोडक्ट्स आती हैं ये अब हमने देखना है। बारी बारी हम तीनों तरह के बॉन्ड्स को स्टडी करेंगे। जो मैंने पहला आपको बताया जिसमें हमने क्या किया था यानी कार्बोनाइल कार्बन को के जो हाइड्रोक्सिल बॉन्ड है उसे हमने ब्रेक किया था। अगर हम ये देखें तो हमारे पास
सॉल्ट फॉर्मेशन होती है। हमारे पास क्या है? सॉल्ट फॉर्मेशन होती है, सॉल्ट बनता है। अब ये कई तरह से ये रिएक्शन आपके पास हो सकता है। लेट्स से कि आपके पास कोई भी कार्बोनाइल कार्बन है जो कि रिएक्ट कर रही है, सॉरी हाइड्रोक्सिल कंपाउंड है जो कि किसी भी बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। उस केस में भी सेम आपके पास ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। अब ये चूंकि एक नेगेटिव है तो जो मॉलिक्यूल का पॉजिटिव साइड है वो यहाँ आकर अटैच हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास वाटर रिलीज होगी। ये आपने याद रखना है। अब चूंकि ये टूटेगा, जैसे मैंने ऊपर आपको बना के दिखाया, जब ये टूटेगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा। जब ये नेगेटिव आएगा तो सामने वाले कंपाउंड का ऑटोमेटिकली पॉजिटिव पार्ट आकर उसके साथ अटैच हो जाएगा। इस तरह से आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके पास कोई भी सिंपल मेटल आकर अटैच हो सकती है। ये हमने पढ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन बेस के साथ किसी न किसी अल्कली के साथ। ये आपने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किसी न किसी मेटल के साथ। वो सोडियम हो सकती है, वो पोटाशियम हो सकती है, कैल्शियम हो सकती है, कोई भी आपकी मेटल आपकी आ जाएगी। ठीक है, उसमें भी प्रोडक्ट सेम ही होगी कि यानी जो भी आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके साथ आकर आपके पास मेटल अटैच हो जाएगी। साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। साथ में आपके पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस एक खास किस्म, जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो एक खास किस्म के बबल्स बना देती है। आई रिपीट, जब हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो वो एक खास किस्म के बबल्स बनाती है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो अगर यही सवाल आपके पेपर में आता है कि हाइड्रोजन गैस का पता कैसे चलता है, कि हमें पता कैसे चलेगा कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उसका अंदाज़ा आपको लगेगा कि जब आप उसको किसी मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट आपके पास तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि सेम आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और वो किसी कार्बोनेट के साथ, यानी सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ जब वो रिएक्ट करेगा तो भी आपका सेम यही प्रोडक्ट बनाएगा। और इसमें भी आपके पास और ख़ास किस्म की कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो एफरविसेंस बनती है। आपने एफरविसेंस का मतलब है कि मिल्की मिल्की, एक तो होती है ना गैस जो कि बहुत क्लियर होती है। एफरविसेंस बेसिकली एक ऐसी आपकी गैस बनेगी जो कि मिल्की टाइप की होगी, से धुंध होती है, क्लाउड्स का कलर होता है। बिल्कुल इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी जब प्रोड्यूस होती है तो वो बनाती है, क्योंकि वो गैस प्रोड्यूस हो रही होगी तो वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और ऑफ कोर्स आपके पास वाटर बनेगी। ये तीन पॉसिबिलिटीज है आपके पास और तीनों पॉसिबिलिटीज में अगर आप देखो तो सॉल्ट बनता है। आई रिपीट कि हमारे पास हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। पहले टाइप ऑफ रिएक्शंस हमने पढ़े हैं, फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, जिनमें आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड आपस में टूटेगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड आपस में टूट जाएगा। किस तरह से टूटेगा? जब भी वो टूटेगा बनेगा सॉल्ट। जब भी सॉल्ट ही बनेगा। तीन तरह से हम उसको रिएक्शन कर सकते हैं। पहला, जब कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड किसी न किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका ये रिएक्शन प्रोसीड होगा, आपके पास सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। दूसरे तरह के रिएक्शन में वो जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो अब सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा और आपके पास सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। तीसरे तरह के रिएक्शन में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि रिएक्ट करेगा कार्बोनेट के साथ। ये जो मैंने लिखा है Na2CO3, इसके नाम अगर आप नोट कर ले, इसको हम सोडियम कार्बोनेट्स कहते हैं और साथ में हम इसे सोडा ऐश बोलते हैं। आपके पास पेपर में क्वेश्चन था कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडा ऐश के साथ करवाएं, तो बच्चों को नहीं पता था कि सोडा ऐश क्या होता है। सोडा ऐश वो सिंपल Na2CO3 को ही बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडा ऐश के साथ रिएक्ट करवाएंगे और हमारे पास आपका आ जाएगा, यानी आपका सॉल्ट बन जाएगा, साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी जिसे हम एफरविसेंस कहते हैं और वाटर बन जाएगा। ये हो गया पहली तरह का रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, जिनमें हमने देखा था कि आपके पास
ये वाला बॉन्ड टूटता है, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका रिमूव हो जाएगा। ये रिएक्शन तब होता है जब हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो किसी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, यानी ये एक सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसने किसी अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया। अल्कोहल का अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिखूं, यानी कोई भी आर ग्रुप है, साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, यानी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसने किसी अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया। अल्कोहल के साथ रिएक्ट करने का मतलब है कि यानी OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका आ जाएगा। अब जैसे मैंने बताया कि हमारा जो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, यानी कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, और यहाँ से हमारे पास ये वाला बॉन्ड टूटेगा, सिर्फ हाइड्रोजन रिमूव होगी। ये बात काबिले गौर है यहाँ पे कि अक्सर कहा जाता है कि जो अल्कोहल हैं, या जब आप अल्कोहल के रिएक्शंस हम देखते हैं, तो उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप बहुत आसानी से रिलीज होता है, और जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि उसको नाम ही एसिड है या उसकी बहुत सारी क्वालिटीज एसिड जैसी हैं, तो वो हाइड्रोजन ग्रुप को ही रिलीज करती है। लेकिन ये रिएक्शन थोड़ा सा स्पेशल है, इसलिए स्पेशल है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव करता है। वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव करेगा, कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड को रिमूव करेगा, और सेकेंडली हमारे पास अल्कोहल है और उस अल्कोहल के अंदर से हमारा हाइड्रोजन रिलीज होगी। अब जैसे मैंने बताया कि ये रिलीज होगी, तो आप बाकी के पार्ट्स को अगर हम कंबाइन करते हैं तो वो कुछ आपका इस तरह से आएगा, यानी ये वाला OR इधर आकर अटैच हो जाएगा, और इस कंपाउंड को हम ईस्टर बोलते हैं। ये जो आपका कंपाउंड है ये आपका ईस्टर कहलाता है, और इसे हम बोलते हैं, और इस प्रोसेस को तभी हम बोलते हैं स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन मीन फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। इस प्रोसेस को इसीलिए हम स्टेरिफिकेशन बोलते हैं, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स हम बोलते हैं। अब ये हमने दो तरह के रिएक्शन, तीसरे तरह के भी रिएक्शन में आपके पास हम हार्ड केमिकल्स यूज करते हैं, हार्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करेंगे, जिससे हम पूरे के पूरे कार्बन को सिंगल स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट कर देंगे, बट अब उसके वो रिएक्शन आपके बुक में प्रेजेंट नहीं है, तो आप भी ना करिएगा। अब हम इसमें से क्वेश्चन से रीड कर लेते हैं हम। द कार्बोक्सी ग्रुप शोज द केमिस्ट्री ऑफ बोथ। अब चूंकि कार्बोक्सी ग्रुप है तो इसमें ये दोनों प्रेजेंट होंगे। द कार्बोक्सी ग्रुप शोज द केमिस्ट्री ऑफ बोथ द कार्बोनाइल कार्बन, कि हमारे पास जो कार्बोक्सी ग्रुप होगा उसमें दोनों चीजें आपके पास आती हैं, एक तो आपके पास कार्बोनाइल कार्बन है और साथ में आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होगा। इन द मोस्ट रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन में द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज रिटेन, वो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो रहता है, और जो उसके साथ वाला यानी हाइड्रोक्सिल बॉन्ड है वो आपका चेंज हो जाता है। However, the reactivity of this molecule is due to the presence of carbonyl carbon. रिएक्टिविटी किस वजह से है? कार्बोनाइल कार्बन की वजह से। कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन। ये सारे टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं जो आपके कार्बोक्सिलिक यानी कार्बोनाइल ग्रुप में होते हैं। तीन तरह के रिएक्शन हैं। द फर्स्ट, द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज इन्वॉल्व। पहला रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन एटम यानी जो साथ वाला हाइड्रोजन एटम है ये वाला आपका इन्वॉल्व होगा या ये बॉन्ड टूटेगा। सेकेंड में द रिएक्शन इन विच अ हाइड्रोक्सिल बॉन्ड ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप। ऐसा रिएक्शन जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप को आप किसी दूसरे ग्रुप के साथ रिप्लेस कर देते हो। और तीसरा, द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज अ होल, जिसमें वो पूरे का पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट रिएक्शन, द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द हाइड्रोजन एटम ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे रिएक्शन जिनमें आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड लाइक प्रॉपर्टीज देता है। कार्बोक्सिलिक एसिड आर वीकर देन द मिनरल एसिड। मिनरल एसिड्स आपके HCl, H2SO4 ये भी आपके, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग एसिड कंसिडर होते हैं। जैसे कि नेम से पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड जैसी प्रॉपर्टीज देता है, लेकिन ये काफी वीकर एसिड होगा। दे प्रोड्यूस एच पॉजिटिव आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ये जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये एच पॉजिटिव आयन को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, बीच में वाटर आएगा, कार्बोक्सिलेट आयन और एच पॉजिटिव आ जाएगा। सबसे पहला जो आपका रिएक्शन है वो रिएक्शन विद द बेस आ जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेसिस NaOH, KOH टू फॉर्म सॉल्ट। वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा और हमें जो है वो सॉल्ट बना देगा, सिंपल सा जो हमने बताया था।
सेकेंड है जो रिएक्शन है वो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड डिकम्पोजेस कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स इन्वॉल्विंग द कार्बन डाइऑक्साइड विद द एफरवेसेंस। कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनेट्स के साथ और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, बनता सॉल्ट ही है और उसके साथ आपके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगी। थर्ड, रिएक्शन विद द मेटल्स। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एक्टिव मैटर के साथ रिएक्ट करती हैं और हमारे पास सॉल्ट बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन होती है। वो जो एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन बना देगा। उसके बाद है द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। वो जो रिएक्शन है वो ऐसे रिएक्शन जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व होगा। मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड इज हीटेड विद एन अल्कोहल, और वो आप तब करोगे जब आप अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराओगे। हम कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सॉरी, कंडीशन में आपको बताना भूल गए कि जो रिएक्शन है ये किसी एसिड के प्रेजेंस में होगा, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे मेंशन है। कैटलिस्ट भी आपके पास यूज होगा और ईस्टर बनेगा, और इस रिएक्शन को हम स्टेरिफिकेशन कहते हैं। अब हाँ, ईस्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, आपके पास ये जो फ्लेवरफुल फ्रूट होता है, जूसेस हो जाते हैं या फ्रूट फ्रूट कलर होता है या कोई आपके पास फ्रूट का चीजें होती हैं आपके पास, तो वो सारी कहाँ से आती हैं, वो बेसिकली हमारे पास ईस्टर्स के थ्रू आती हैं। ईस्टर, ये जितने भी आपके जूसेस हैं, जितने भी आपके फ्लेवर्स होते हैं, वो आपके पास आपके फ्रूट्स की वजह से यानी ईस्टर्स की वजह से आते हैं। हम बात कर रहे थे ईस्टर्स की इम्पोर्टेंस के बारे में कि ईस्टर कहाँ कहाँ यूज होती है। तो सबसे पहले वो जो ईस्टर है आपके पास वो फ्लेवरफुल कंपाउंड्स के साथ यूज होती है। जब हम ईस्टर्स को, कोई भी जूस है, पीची फ्लेवर है आपके पास या एप्पल फ्लेवर है, तो इन सब में आपके पास ईस्टर्स यूज होती है। हर जो स्पेसिफिक ईस्टर है उसकी स्पेसिफिक आपके पास स्मेल है और साथ फ्लेवर है। सो ईस्टर्स आर सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट फॉर देयर फ्रूटी स्मेल। ईस्टर आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो आपको फ्रूटी स्मेल देते हैं और एक्ट एज अ फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं। Such a reaction in which two molecules combine with the elimination of a small molecule, ऐसे रिएक्शन जिनमें दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं और बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, ऑफ कोर्स के वो आपका कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। अब ये आपके पास कंसेप्ट असेसमेंट है, इसमें अगर आप फर्स्ट में देखो तो ये आपका स्टेरिफिकेशन रिएक्शन हो रहा होगा। इसमें अगर आप देखो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन है। इसमें जो आपके पास प्रोडक्ट बनेंगे वो आपकी इस तरह से बनेंगे। ओके ओके, लेट मी शो इट ऑन अ बोर्ड। ओके, सो पहला जो रिएक्शन मैंने आपको बताया है कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और वो आपका अल्कोहल के साथ अटैच हो रहा है। तो ये हमने पढ़ा कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होगा, ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, तो ये आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा, O एंड देन CH3। ये आपका स्टेरिफिकेशन है। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन में हम क्या करते हैं, आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, ये एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करे तो सॉल्ट बनेगा, तो ये आपके पास इस तरह से सॉल्ट बन जाएगा। थर्ड पे हम बात करते हैं, नेक्स्ट में मैं आपको सिंपल सा कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है और जो हमारे पास कार्बोनेट है NaHCO3, अगेन आपके हमारे पास सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा। तो ये तीन तरह से आपके पास तीनों असेसमेंट आपके रिएक्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे तो हो गया रिएक्शंस आपके कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिविटी। ये एक्टिविटी वैसे तो आपकी मेजरली प्रैक्टिकल में इंपॉर्टेंट है, बट मैं यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए। हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के अगर हम एग्जांपल लिखें जो हम डेली बेसिस में यूज करते हैं, तो वो हमारे पास विनीगर है। सिरका जो हम अपने घरों में, अपने फ्रूट्स में और डिफरेंट चीज़ों में यूज करते हैं, तो वो बेसिकली एक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड है। एसिटिक एसिड आपके पास है जो कि आपके विनेगर के तौर पे काम करता है। हम उसका रिएक्शन करवा सकते हैं, हम सोडियम मेटल भी ले सकते हैं और हम सोडियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं। हम क्या करेंगे, वो जो एसिटिक एसिड है, विनेगर है,
उसका रिएक्शन करवाते हैं। उसका रिएक्शन हम अपने लैब में करवाएंगे सोडियम मेटल के साथ और सोडियम कार्बोनेट के साथ। सबसे पहले मटेरियल नीडेड, आपको कौन कौन सा मटेरियल चाहिए? सबसे पहले तो हमें विनीगर चाहिए होगा, एसिटिक एसिड। फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास सोडियम मेटल के पीसेस हमें चाहिए होंगे। अब ये जो सोडियम मेटल है ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव है। एक तो ये बहुत हाईली रिएक्टिव है, आपने इसको हाथ से नहीं उठाना। सेकेंडली, ये जो सोडियम मेटल होती है ये वाटर के साथ बहुत ज्यादा रिएक्ट होती है। आपने अक्सर वो वीडियोस देखी होंगी जिनमें वो एक खास किस्म का केमिकल होगा, और केमिकल को अगर वो पानी के अंदर डालते हैं तो वो आपके पास आग बनती है, तो वो सोडियम होती है। सोडियम मेटल जैसे ही वाटर के साथ बहुत इजीली रिएक्ट करती है, सोडियम मेटल वाटर के साथ बहुत अच्छी तरह से रिएक्ट करके फ्लेम बना देती है, वो फ्लेमेबल होती है। तो सोडियम मेटल को पहले आपने वाटर से दूर रखना है। हमें विनेगर चाहिए, हमें सोडियम चाहिए, और तीसरा हमें कौन सा रिएक्शन करवाना था, सोडियम कार्बोनेट के साथ चाहिए। फिर आपको आपके इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट चाहिए जिनमें आपको स्मॉल बीकर, ग्लास कंटेनर, ड्रॉपर, पिपेट चाहिए। आपको आपके सेफ्टी गॉगल्स चाहिए, सेफ्टी ग्लव्स चाहिए जो कि आप यूज कर सकते हो। सेफ्टी प्रिकॉशंस में आप यही लिखोगे कि तमाम स्टूडेंट्स को सेफ्टी गॉगल्स पहनने चाहिए, ग्लव्स पहनने चाहिए, आपके लैब एप्रन्स आपको पहनने चाहिए। अगर आप सोडियम मेटल को कर रहे हो तो आपने बहुत ग्लव्स के साथ करना है। और आपने, क्योंकि अब ये जो रिएक्शन है इनमें गैसेस भी इन्वॉल्व होती है, चाहे किसी भी रिएक्शन में गैसेस इन्वॉल्व ना भी हो तब भी आपने किसी ऐसे वेल वेंटिलेटेड एरिया में रखना है। एक तो फ्यूम हुड है, फ्यूम हुड हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होता है जिसमें हम अपना रिएक्शन रख देते हैं और वो जो उसका एग्जॉस्ट होता है वो बाहर लगा हुआ होता है। तो कोई भी गैस अगर हार्मफुल रिलीज होती है तो वो सिंपल उसको बाहर निकाल देती है। लेकिन अगर आपके पास आपके लैब में फ्यूम हुड नहीं है तो आपको वेल वेंटिलेटेड एरिया जहाँ पे गैस आपके रूम में इकट्ठी ना हो। और अगर सोडियम मेटल यूज कर रहे हैं तो आपने हाथ नहीं लगाना। आप कोई भी ट्यूजर ले सकते हो, टंग ले सकते हो, कोई स्पून ले सकते हो, किसी के थ्रू आपने सोडियम मेटल को हाथ लगाना है। अब आपके पास क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि हमने विनीगर एज एन रिएक्टेंट ले रहे हैं। विनीगर है, सोडियम मेटल है, सोडियम कार्बोनेट है, एज एन रिएक्टेंट ले रहे हैं। और अगर आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट में आपके पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट में आपके पास सॉल्ट बनेगी। और अगर आप मेटल ले रहे हो तो वो आपके पास हाइड्रोजन गैस बनेगी, क्योंकि वो भी आपके पास बहुत ज्यादा बबलिंग के थ्रू बनती है। और सोडियम कार्बोनेट ले रहे हो तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ये अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर होनी चाहिए। हमने अपने सारे प्रिकॉशंस देख लिए, हमने कॉन्सेप्ट ले लिया कि हम क्या यूज कर रहे हैं, कौन सा रिएक्शन ले रहे हैं, अब आप प्रोसीजर करोगे। अब सोडियम मेटल है, जैसे मैंने बताया कि ये वाटर के साथ बहुत ही इजीली रिएक्ट करती है। तो आपने क्या करना है, कोई ना कोई बीकर लेना है और वो बीकर ड्राई होना चाहिए। उसके बाद ड्रॉपर की मदद से आपने उसके अंदर विनेगर डालना है। जब ये दोनों आपस में आ जाएंगे, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन गैस बनेगी जो कि बबलिंग होगी, फिजिंग सी गैस आपके पास बनती है। और आपके पास क्या बनेगा, एसिड, सोडियम एसिटेट एक सॉल्ट बन जाएगा। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस क्यों रिलीज होती है, क्योंकि हमारे पास सॉल्ट बनता है और ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है। सिमिलरली साथ ही आप रिएक्शन करेंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ, उसमें भी एक और बीकर आप लेंगे और उसमें आप बहुत थोड़ी सी अमाउंट में क्या करेंगे, हम डाल देंगे सोडियम कार्बोनेट डाल देंगे। विनेगर रिएक्ट करेगा, सोडियम कार्बोनेट हम ड्रॉपर की मदद से जाएंगे, जैसे छोटे बच्चों के आपको सिरप के साथ ड्रॉपर मिलते हैं, उसी तरह के ड्रॉपर्स आपके लैब में भी प्रेजेंट होते हैं, वो थोड़े बड़े होते हैं लेकिन काम वही करते हैं। तो आपके पास बबलिंग होगी, तो हमारे पास विग्रस रिएक्शन होगा, बहुत तेजी से रिएक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, एफरवेसेंस बनेंगे, साथ वाटर बनेगा और वही सोडियम एसिटेट आपका सॉल्ट बनेगा। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस हो गए। आज हम इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देखेंगे और साथ हम इसके एक्सरसाइज पे भी बात करेंगे। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स। कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर्स की क्या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है? जैसे कि हम साथ साथ भी इसको डिस्कस करते आ रहे थे, ईस्टर्स जो होते हैं उनकी फ्रूटी स्मेल होती है। जिस तरह की ईस्टर होगा उस तरह की स्मेल होगी। आपके पास मैंगो ईस्टर्स होते हैं, यानी जितने भी आपके फ्रूट्स आते हैं, जूसेस वगैरह होते हैं, ये जो फ्रूट फ्लेवर्स के फूड होते हैं उन सब के अंदर ईस्टर्स होते हैं। ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपको फूड फ्लेवर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ कोर्स सबसे पहला तो वो जो एथेनोइक एसिड है वो एज एन एसिटिक एसिड प्रोवाइड करता है। एसिटिक एसिड आपके पास आते हैं और आपके पास जो है वो विनीगर्स में, प्लास्टिक्स के अंदर, आपके पास सिट्रिक एसिड के अंदर, ये सारे आपके पास यूज होते हैं।
ये मेजर है। इसके अलावा भी हम बहुत सारे पढ़ते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं तो उसको देख करते हैं। Carboxylic acid and esters have many industrial application. Carboxylic acid and esters have many industrial application. ये जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। मैथेनोइक एसिड कॉमनली यूज्ड एज अ फॉर्मिक एसिड। मैथेनोइक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। दैट इज यूज्ड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यानी जो आपकी क्लॉथ मेकिंग इंडस्ट्री है उसमें यूज होते हैं एज एन एसिड रिड्यूसिंग एजेंट। हम अपने एसिड को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं कहाँ पर? इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एथेनोइक एसिड कॉमनली यूज्ड एज एसिटिक एसिड। सबसे पहले हमने मैथेनोइक एसिड का देखा, अब वो आपको एथेनोइक एसिड का बता रहे हैं। कॉमनली नॉन एज एसिटिक एसिड, जो आपके पास एसिटिक एसिड है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग प्लास्टिक्स एंड ईस्टर्स। ये आपके पास ईस्टर्स और प्लास्टिक बनाने में हेल्प करता है, ये एथेनोइक एसिड। नेक्स्ट आपके पास है थर्ड पॉइंट, सोडियम फॉस्फोफैटी एसिड्स आर यूज्ड इन सोप्स एंड डिटर्जेंट। हम जब आपके पास फैटी एसिड है कोई भी, यानी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आपके पास फैटी एसिड है, उसका जो स्पेसिफिकली सोडियम सॉल्ट है वो आपके सोप और डिटर्जेंट बनाने में हेल्प करता है। ये अगर मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, बट आपने मतलब ऑफ कोर्स कि आप उसको याद नहीं करोगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका ये सोडियम सॉल्ट, इस तरह से यहाँ पर आपके पास कार्बन चेन रखिए। ये जो कंपाउंड है ये सोप और डिटर्जेंट बनाने में, आगे फर्दर सोप और डिटर्जेंट बनाने में हेल्प होगा। फोर्थ पॉइंट, एथेनोइक एसिड इज यूज्ड इन मेकिंग मेडिसिन लाइक एस्पिरिन। हम एथेनोइक एसिड को यूज करते हैं मेडिसिन बनाने में, लाइक एस्पिरिन। एस्पिरिन वो जो डिस्प्रिन हम यूज करते हैं, पेन किलर्स जो आपके पास मोस्टली होती हैं, अगर हम नाम ले तो एथेनोइक एसिड को हम मेडिसिन बनाने में भी हेल्प आउट करते हैं, जैसे कि आपके पास एस्पिरिन है। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 5, मेनी कार्बोक्सिलिक एसिड आर यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। हम एज एन सॉल्वेंट भी उसको यूज करते हैं। सिट्रिक एसिड इज यूज्ड एज अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव। सिट्रिक एसिड आपके पास नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे यूज होते हैं एंड इज यूज्ड इन बोथ प्रोसेस्ड फूड एंड ड्रिंक्स। ये हमारे पास प्रोसेस्ड फूड और ड्रिंक में हेल्प करते हैं। ऐसा फूड जो आपके नेचुरल फूड का अल्टरनेटिव हो, ऐसा फूड जो आपके नेचुरल फूड का अल्टरनेटिव हो, ठीक है, जो आपके पास हम सिंपल कहते हैं रेडीमेड फूड, कि हम उसको किसी ना किसी तरह से प्रोसेस करते हैं। हम फूड लेते हैं, थोड़ा सा उसको प्रोसेस करते हैं। जैसे आपके पास, अगर मैं बहुत कॉमन एग्जांपल दूं, तो आपके पास फ्रोजन आइटम्स होती हैं, वो भी आपके प्रोसेस फूड में आती हैं। वो आप जिस उसको थोड़ा सा प्रोसेस करते हो और वो आप उसके लिए रेडी होता है। बिल्कुल इसी तरह ये आपके प्रोसेस है। अब उसके अंदर हम सिट्रिक एसिड यूज करते हैं। अगर मैं नेचुरली बताऊं तो सिट्रिक एसिड आपको लेमन के अंदर मिल जाता है, ऑरेंजेस के अंदर आपके पास सिट्रिक एसिड ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज होते हैं, और ये आपके फूड और ड्रिंक्स के अंदर भी यूज होते हैं, क्योंकि वो सिट्रिक एसिड का अगर आप टेस्ट देखें तो वो काफी खट्टा खट्टा होते हैं, तो वो ड्रिंक्स के अंदर भी, फूड के अंदर भी यूज होते हैं। मेनी कार्बोक्सिलिक एसिड आर यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। इंडस्ट्रियल के अंदर एज एन सॉल्वेंट भी हम यूज करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड आर यूज्ड इन अ प्रिपरेशन ऑफ परफ्यूम। हम जब परफ्यूम्स बनाते हैं उनके प्रिपरेशन में भी हेल्प करते हैं। और आर्टिफिशियल फूड एसेंस, जैसे मैंने बताया, आर्टिफिशियल फूड एसेंस का मतलब है कि जो आपके पास केमिकल्स मिलते हैं, जो आप बिल्कुल फूड जैसे स्मेल होती है, बट वो होते केमिकल्स हैं, तो बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड्स ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बेंजोइक एसिड एंड सोडियम बेंजोएट आर यूज्ड इन अ फूड इंडस्ट्री। वो जो आपके पास बेंजोइक एसिड है, आपके पास फूड इंडस्ट्री है, बेंजोइक एसिड है, सोडियम बेंजोएट है, वो यूज करते हैं हम फूड इंडस्ट्री के अंदर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, और पर्सनल केयर इंडस्ट्री के अंदर। These are widely used for making jams, jellies, sauces, toothpaste, mouthwash, lipstick, and a facial cleanser. Ester enhance the feel and performance of the other ingredient in cosmetic. They hydrate, soften, and smooth the surface of the skin texture, so they are widely used in making lotions and cream. They also reduce the greasy feel of products. अब ये सारी चीजें जो हम नॉर्मल डेली केयर वेयर में यूज करते हैं, ये सारी चीजें जो है
आप नॉर्मल अपने डेली वेयर केयर में यूज करते हैं, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर से ही मिलकर बनती हैं। नेक्स्ट आपके पास थर्ड आता है टार्टारिक एसिड। टार्टारिक एसिड भी आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये आपके पास बेकिंग पाउडर में यूज होता है, बेकिंग पाउडर के तौर पे यूज होता है, यानी बेकिंग पाउडर के अंदर टार्टारिक एसिड प्रेजेंट होता है। और बेकिंग पाउडर ऑफ कोर्स आपके जितने भी बेकरी आइटम्स हैं उन सब के लिए आपको बेकिंग पाउडर की जरूरत होती है। इट रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स द डो एंड इन द बेकिंग इंडस्ट्री। ये कार्बोनेट्स, ये जो आपकी डो बनती है उसमें जो आपके कार्बोनेट्स हैं उनके साथ रिएक्ट करता है और बेकिंग इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Esters are the industrial solvent for dyes, glues, inks और the permanent markers. Esters भी आपके पास सॉल्वेंट में यूज होते हैं, जितने भी आपकी स्टेशनरी की चीजें होती हैं, व्हाइट बोर्ड मार्कर्स, इंक, ग्लू, टाइट, उन सब के अंदर आप ईस्टर्स का यूज करते हो। ईस्टर्स आर यूज फॉर मेकिंग द कार स्प्रे पेंट्स। ये जो कार के स्प्रे पेंट्स होते हैं, वर्निशेस होती हैं जिनसे आप क्लीन करते हो, और नेल पॉलिश रिमूवर, ये सब के लिए आप ईस्टर्स यूज करते हो। Esters are used to making polymer like polyesters. Esters जो है वो हम polymers को यूज करने में हेल्प करते हैं। पोलीस्टर्स आपके पास मोस्टली जो प्लास्टिक की आइटम्स होती हैं, अब आपने देखो अगर प्लास्टिक, बहुत वैरायटी प्लास्टिक के यूटेंसिल्स है, प्लास्टिक आपके पास डिफरेंट तरह के हैं, तो वो सारे के सारे पोलीस्टर्स होते हैं, विच आर यूज टू मेक प्लास्टिक बॉटल्स, कैन्स एंड टेक्सटाइल क्लॉथिंग फाइबर्स। ये सारे के सारे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर्स के यूजेस हैं। नेक्स्ट आपके पास ये ईस्टर्स हैं, आपने अगर स्ट्रक्चर नहीं, कोशिश करें कि आप इनके स्ट्रक्चर्स को लास्ट में याद करें, बट आपने इनके नेम और ये कौन सा फ्लेवर देते हैं वो तो आपने लास्ट में याद करना। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट लिए हैं, स्टेरिफिकेशन आपने बहुत अच्छे से तैयार किया है, इनके नेम्स तैयार किए हैं, तो आपको स्ट्रक्चर और नेम दोनों आ जाएंगे। आइसोपेंटाइल एसीटेट आइसोपेंटाइल अल्कोहल के तौर पे यूज होगा, और एसीटेट आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के तौर पे यूज होगा। दे आर यूज फॉर मेकिंग बनाना, ओसिटाइल एसीटेट ऑरेंज में यूज करते हैं, इथाइल ब्यूटरेट पाइन एप्पल में यूज होता है, मिथाइल ब्यूटरेट एप्पल में यूज होता है, आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट रास्पबेरी फ्लेवर में यूज होता है। ये सारे के सारे कंपाउंड और उनके साथ आपने उनका फ्लेवर लाजमी तैयार करना है। नेक्स्ट आपके पास है एवरीडे यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के हमारे पास एवरीडे यूजेस आपके पास आ जाते हैं जो हम बहुत कॉमन यूज करते हैं। एथेनोइक एसिड सोल्यूशन 5% इज यूज्ड एज अ विनेगर। वो जो आपका एथेनोइक एसिड का सोल्यूशन है, एथेनोइक एसिड सोल्यूशन 5% इज यूज्ड एज अ विनेगर। हम जो एथेनोइक एसिड का सोल्यूशन है 5%, वो आप विनेगर के तौर पे यूज करते हैं। विनेगर इज यूज्ड टू मेक तो विनेगर इज यूज टू मेक पिकल्स। विनेगर्स जो है वो आपके पास पिकल्स यानी अचार बनाने में हेल्प करते हैं, फ्लेवरिंग फूड में और ड्रेस सैलड्स में हेल्प करते हैं। लेमन जूस विच कंटेन एज़ॉर्बिक एसिड इज यूज टू रिड्यूस द स्मेल ऑफ द फिश। लेमन जूस आपकी फिश की स्मेल को कम करने के लिए यूज किया जाता है। वो क्या, एब्जॉर्बिक एसिड है, जो कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और आपके फूड को फ्लेवर करने में हेल्प करता है। एज़ॉर्बिक एसिड इज ऑल्सो विटामिन सी। विटामिन सी आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, कॉस्मेटिक्स के, डेली केयर प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं। बेंजोइक एसिड एंड सोडियम बेंजोएट आर यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव्स इन फूड एंड बेवरेजेस। आपके पास बेंजोइक एसिड है और जो इसका सॉल्ट है सोडियम बेंजोएट, वो आपके फूड में प्रिजर्वेटिव्स में हेल्प आउट करते हैं। किस तरह से हेल्प आउट करते हैं, ये वहाँ पर इस फूड को खराब नहीं होने देता, वहाँ पर जो बैक्टीरिया और फंजाई की ग्रोथ है उसे कम करता है। एवरीडे यूजेस ऑफ ईस्टर्स, अगर हम ईस्टर्स की बात करें तो ईस्टर ज़्यादा स्वीट स्मेलिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये बहुत ही अच्छी स्मेल करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो ये आपके पास फूड फ्लेवरिंग कंपाउंड्स के तौर पे आते हैं। दे गिव अ कैरेक्टरिस्टिक्स ओडोर टू द फ्रूट, ये आपके पास फ्रूट्स को बहुत अच्छी स्मेल प्रोवाइड करते हैं। ये एज इन फ्रेगनेंस, एज इन परफ्यूम्स काम करते हैं। सम ईस्टर्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटाइड आर्थराइटिस। ये आपने बार बार पढ़ा होगा रूमेटाइड आर्थराइटिस के बारे में, लेट मी आल्सो एक्सप्लेन यू। रूमेटाइड आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो आप सिंपल आपको कहते हैं, आपके जो जॉइंट है, खास तौर पे जो आपका नी जॉइंट है, वो ठीक तरह से काम नहीं करता है। आपकी जितने भी बॉडी के जॉइंट्स हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी मिनरल्स डेफिशिएंसी हो जाती है, तो वो आपके पास आ जाता है। एस्पिरिन इज एन ईस्टर। एस्पिरिन भी आपके पास ईस्टर है जो कि पेन किलर में और फीवर को कम करने में हेल्प करता है। सो ये आपके पास एवरीडे यूजेस भी हैं।
तो उम्मीद है अब आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा एंड इससे आपकी एग्जाम की तैयारी मुकम्मल हो गई है। वापसी कमेंट सेक्शन में हमने यहाँ पे फ्री के नोट्स डाले हुए हैं टॉपर बच्चों के, तो वो नोट्स जाके आप गूगल ड्राइव की लिंक से वसूल कर लें। और अब बात आती है एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस की। ये हम यूट्यूब पे नहीं कराते। ये आप देख रहे हैं हमारे इतने बच्चों के मार्क्स क्यों आए? वो इसलिए क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आता है लेकिन उसका जवाब नहीं लिखना आता, इसलिए बहुत सारे बच्चों के मार्क्स नहीं आते। शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर के जवाब कैसे लिखते हैं, पेपर पे लिखते कैसे, पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं। इसलिए तो हमारी रिवीजन बैच आई हुई है। रिवीजन बैच में हम आपको सिखाते हैं कि जवाब कैसे लिखते हैं, पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ये कोई नहीं सिखाता आपको पूरे पाकिस्तान में। और साथ में हम आपको 3 गेस्ट पेपर देते हैं, जिससे हमारा आधे से ज़्यादा 70% पेपर तो लग ही जाता है। तो इसलिए तो हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं। तो अगर आप हमारी रिवीजन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज़्यादा मार्क्स आएँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी है यहाँ पे। 800 रुपये आपने ये दे दिए, 2 महीने हम आपको A to Z सारी तैयारी करा लेंगे। और अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के लेना चाहते हैं तो ये 3000 रुपये होंगे 7 सब्जेक्ट्स के। तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लें, हम आपको रिवीजन बैच में ऐड कर लेंगे और आपको सिखाएंगे कि बोर्ड में टॉप कैसे करते हैं।